हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन अध्याय 1 शुरू कर चुके थे और उस लेक्चर में अपन पूरे चैप्टर का बेस पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज अपन कुछ हेडिंग्स यानी कि क्वेश्चंस पढ़ेंगे और ये चैप्टर का नाम है शीत युद्ध और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, तो शीत युद्ध होता क्या है, उसकी विशेषताएं, उसके कारण वगैरह इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले थोड़ी सी कहानी टाइप से मैं समझाता चलूँगा ताकि कोई दिक्कत ना हो को समझने में। ठीक है, और जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त होता, 1945 में। उसके बाद विश्व की राजनीति में दो महाशक्तियों का उदय हुआ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा कर के उसे ज़रूर से विजिट करें। और यानी कि जब विश्व युद्ध हुआ था तो लगभग दुनिया के सभी देश आपस में लड़ रहे थे, है ना। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। फिर विश्व की राजनीति में दो महाशक्तियों का उदय हुआ। दो महाशक्तियों का मतलब दो बाहुबली देश बने। ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ। तो अब एक पहली महाशक्ति अमेरिका थी, दूसरी महाशक्ति सोवियत संघ थी। पहली दुनिया कहा जाता है अमेरिका को, दूसरी दुनिया कहा जाता है सोवियत संघ को। ठीक है, तो विश्व की राजनीति में दो महाशक्तियों का उदय हुआ था और दोनों महाशक्ति ये चाहती थी कि मैं पावरफुल, शक्तिशाली बन जाऊँ, मैं महाशक्ति बन जाऊँ, यानी कि मेरी हुकूमत पूरी दुनिया पे चले। ऐसा ही अमेरिका चाहता था, यही चाहता था सोवियत संघ। सोवियत संघ की इच्छा थी कि मैं जो करूं मेरी विचारधारा पूरी दुनिया पर लागू हो। सोवियत संघ की जो विचारधारा थी वो साम्यवादी थी। ठीक है, और जो अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी थी। पूंजीवादी का मतलब है जहां निजी संपत्ति पर बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति निजी धन कमाने के लिए व्यापार कर सकता है, अधिक से अधिक पैसा कमा सकता है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम पूंजीवाद। और जबकि सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, साम्यवाद। साम्यवाद में सब इक्वल होते हैं, सब बराबर होते हैं, यानी कि जितनी भी कंपनियां होंगी उस देश के अंदर वो कैसी होंगी, गवर्नमेंट होंगी, सरकार की होंगी। सारी संपत्ति किसके हाथ में होगी, सरकार के हाथ में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। आगे धीरे धीरे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको समझ में आ जाएगा, जितने भी फैक्ट हैं सारे क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। चलो, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसका कोई रण क्षेत्र नहीं था। रण क्षेत्र मतलब कोई रणभूमि नहीं थी जहाँ पर ये लड़ा गया हो पर्टिकुलर। ठीक है, ये कागज़ के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और प्रचार के माध्यम से लड़ा जाने वाला युद्ध है। मतलब चिट्ठी लिख करके भेजते थे या फिर मतलब रेडियो के द्वारा प्रचार करते थे कि हम महाबली हैं, मतलब महाशक्ति हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रचार करा करते थे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। मतलब महाशक्ति कौन बनेगा, जिसके अंडर में ज़्यादा देश हो जाएं। ठीक है, नेता कौन बनता है, मतलब प्रधानमंत्री कौन बनता है, जिसके लिए ज़्यादा सीटें मिल जाएं, है ना। तो ऐसे ये लोग अपने और सभी देशों को आकर्षित कर रहे थे कि सारे देश मेरे में जुड़ जाएं, मेरी विचारधारा को माने तो मैं बाहुबली बन जाऊंगा, महाशक्ति बन जाऊंगा। ठीक है, तो दोनों की यही विचारधारा थी। तो इन दोनों में तनाव जैसी स्थिति चल रही थी। तो तनाव वाली स्थिति को ही हम शीत युद्ध की संज्ञा दे देते हैं कि मतलब शीत युद्ध चल रहा था। मतलब यह शक्तियाँ आपस में लड़ी नहीं थी। ठीक है, ये वास्तविक युद्ध नहीं था, कि ऐसा नहीं था कि एक दूसरे के ऊपर किसी ने बंदूक चलाई हो। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, युद्ध जैसी स्थिति कई बार उत्पन्न हो गई। ये लगा कि हाँ अब युद्ध होकर के रहेगा, लेकिन ये लड़े नहीं आपस में। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई उसी को शीत युद्ध की संज्ञा दी जाती है। मतलब इनके बीच में एक तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। अगर दो पार्टियां लड़ रही हों और दोनों ये चाह रही हों कि मैं जीत जाऊं, तो दोनों में थोड़ा बहुत तनाव तो होगा ना। तो इनके बीच जो तनाव था उसी को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, मन मुटाव था। ठीक है, आपसी जो झगड़ा था, झगड़ा वैसे कोई नहीं था, है ना, राजनीति झगड़ा था, उसी को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। ओके, तो समझ गए होगे शीत युद्ध क्या था। ठीक है, और धीरे धीरे और भी जानते चलेंगे। शीत युद्ध की विशेषताएं क्या थी। अमेरिका तथा सोवियत संघ दोनों के पास परमाणु हथियार थे तथा दोनों गुट सैनिक गठबंधन किए हुए थे। दोनों के पास हथियार थे। अगर अमेरिका एक के ऊपर मिसाइल गिराता तो सोवियत संघ का बैठे रहता, वो भी गिराता, तो क्या होता, दोनों को नुकसान होता। महाशक्तियाँ आपस में ऐसा कभी नहीं करती, उन्हें पता है कि दोनों के पास पावर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ इस पर बम गिराऊंगा तो ये भी तो गिराएगा मेरे ऊपर, तो क्या होगा, दोनों को नुकसान होगा। तो महाशक्तियों ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मतलब इनके अंदर तनाव की स्थिति तो रही। और तो एक तो विशेषता यही थी कि अमेरिका तथा सोवियत संघ दोनों के पास परमाणु हथियार थे। इनके पास मतलब गोला बारूद, बम वगैरह थे। ठीक है, तथा दोनों गुट
सैनिक गठबंधन, सैनिक गठबंधन किए हुए थे। मतलब इन जितने भी देशों को अपने साथ ये जोड़ते थे, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए अमेरिका है, तो अमेरिका छोटे छोटे देशों को अपने साथ जोड़ता था, ठीक है। मतलब ये सारे देश किसके साथ जुड़ गए, अमेरिका के साथ कनेक्ट हो गए, ठीक है। और जिसके साथ ज़्यादा देश कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो वही हो जाएगा महाशक्ति, पावरफुल हो जाएगा, है ना। सारी शक्ति किसके पास है, इन देशों की। हाई कमान कौन है इनका, अमेरिका है, तो अमेरिका बाहुबली बन जाएगा, ठीक है। तो इनने इन सारे देशों से क्या करे हुए थे, सैनिक गठबंधन, ठीक है। मान लीजिए इधर सोवियत संघ है, ये भी मतलब सभी देशों से अपने और इसकी विचारधारा के मानने वाले देशों से क्या किया हुआ था, ये सैनिक गठबंधन किए हुए था, ठीक है। तो यहाँ पर इसने अपने आस पड़ोस के देशों के साथ सैनिक गठबंधन कर लिया। सैनिक मतलब सेना, मतलब अगर इन पर कोई हमला करेगा तो सोवियत संघ मतलब ये सारे देशों की सेना एक साथ मिलकर के मुकाबला करेगी, ऐसा ही यहाँ पर था, ठीक है। तो दोनों देश सैनिक गठबंधन किए हुए थे आपस में, ठीक है, ताकि एक दूसरे को टक्कर दे सकें। आ रही ना बात समझ में। दूसरा क्या था, इस समय में नाटो और वार्सा संधि संगठनों का निर्माण हुआ। अमेरिका ने ना 12 देशों को मिला करके यहाँ पे क्या किया, नाटो की स्थापना कर ली। यहाँ पे जो नाटो वाले देश आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, यही है नाटो, ठीक है। और वार्सा जो रूस की तरफ से यानी कि सोवियत संघ की तरफ, जो रेड कलर में दिख रहा ना चित्र में, ठीक है, ये वार्सा संधि के जो किसने की थी, सोवियत संघ ने। तो दोनों ने गठबंधन के लिए, मतलब संधि का मतलब होता है एक प्रकार का गठबंधन, देशों का अपने साथ जोड़ करके गठबंधन किए हुए थे, ताकि ये एक दूसरे के मुकाबले में खड़े हो सकें कि आपने नाटो संधि करी है तो हमने वार्सा कर ली, क्या दिक्कत है ना। तो ये इस समय में नाटो और वार्सा संधि संगठनों का निर्माण हुआ। तो एक तो नाटो संघ जो संधि थी वो किसके द्वारा की गई, अमेरिका के द्वारा, और वार्सा संधि किसने की, सोवियत संघ के द्वारा। सोवियत संघ ने नाटो से मुकाबला करने के लिए वार्सा संधि करी, ओके। शीत युद्ध के कारण अब जान लेते हैं, मतलब शीत युद्ध के क्या कारण थे, ठीक है। चलो धीरे धीरे पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे समझते हुए। पहला, परमाणु बम तकनीकी। अगर किसी के पास परमाणु बम है, अगर मेरे पास परमाणु बम है, पड़ोसी के पास नहीं है, तो पड़ोसी क्या करेगा, डरेगा, है ना, और मेरे विरोध में खड़ा हो जाएगा, करेगा नहीं, विरोध करेगा, है ना। वो सोचेगा कहीं ऐसा ना हो मेरे ऊपर फोड़ दे, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था उस समय। परमाणु बम तकनीकी, अमेरिका और ब्रिटेन ने तो परमाणु बम बना लिए, ठीक है, सोवियत संघ ने नहीं बना पाए, तो सोवियत संघ इसका विरोध कर रहा था, तुमने भाई परमाणु बम क्यों बना लिए, है ना। तो इनके बीच ये तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तो शीत युद्ध का कारण ये भी था कि परमाणु बम तकनीकी, अमेरिका और ब्रिटेन ने गुप्त रूप से परमाणु बम तकनीकी हासिल कर ली, ये शीत युद्ध का कारण बना, ठीक है। नोट्स में सब कुछ लिखाया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद है 1961 बर्लिन दीवार संकट। ये किसने बनाया भाई, बर्लिन में दीवार किसने बना दी, दीवार बनाई सोवियत संघ ने, ठीक है। तो मान लीजिए ये है हमारा बर्लिन, मान लीजिए, ठीक है। और इधर है मान लीजिए सोवियत संघ का, इधर सोवियत संघ का क्षेत्र था, ठीक है। और इधर सोवियत संघ का दबदबा नहीं, इधर किसका था, अमेरिका का। मान लीजिए यहाँ तक अमेरिका का दबदबा था। तो सोवियत संघ को ऐसा ना मतलब लगा कि कहीं ऐसा ना हो इस बर्लिन पर पूरे पे अमेरिका अपना कब्जा ना जमा ले। तो सोवियत संघ ने क्या किया, यहाँ पर दीवार बना दी कि फटाफट ऐसा करो यहाँ पे दीवार बना दो ताकि अमेरिका आगे ना घुस पाए, ठीक है। अब यहाँ पे दीवार बन गई तो अमेरिका ने विरोध किया, ठीक है, दीवार का विरोध किया। तो यहाँ पर भी एक तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, मतलब लड़ते नहीं हैं, तनाव बना रहता लगातार इनमें, हर जगह पर झगड़ा है, ठीक है, हर बाउंड्री को लेकर के झगड़ा है, ठीक है। तो तनाव वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि ये दीवार बाद में गिरा भी दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी तो यहाँ पर दीवार बन गई है। अब क्या होगा, सोवियत संघ ने यहाँ पर दीवार बना ली, अमेरिका इसका विरोध कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक शीत युद्ध का कारण बना, ठीक। उसके बाद है नाटो की स्थापना। तो नाटो के बारे में अपने पढ़ चुके थे। नाटो की स्थापना किसने करी, अमेरिका ने नाटो की स्थापना कर ली सन 1949 में। पूछा जाता वो विकल्प वाले क्वेश्चन में, जो बहुविकल्प जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं ना, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नाटो की स्थापना कब हुई, तो 1949 में। इसमें कितने देश शामिल थे, 12 देश शामिल थे, ठीक है। तो किसके द्वारा नाटो की स्थापना करी, अमेरिका ने नाटो की स्थापना करी, जिसमें 12 देश शामिल होते हैं। और इन 12 देशों ने आपस में ये घोषणा करी, एक पत्र लिख करके, मतलब उस पर साइन किए सबने, और कहा कि हाँ इन 12 में से अगर किसी देश के ऊपर
कोई हमला करेगा तो ये बारों ये समझेंगे कि हमला हमारे ऊपर हुआ है और मिलकर के उस देश की मदद करेंगे, और जिसने हमला किया उससे सभी मिलकर के मुकाबला करेंगे। आ रही ना बात समझ में? और ये काम किसने किया था? अमेरिका ने, मतलब नाटो की स्थापना करी थी। ठीक है, तो नाटो वाले ये देश में, ठीक है, जो पीला कलर है ना वो नाटो वाले देश हैं। ठीक है, और बाकी जो ग्रीन कलर है वो कुछ और है, बता देंगे बाद में। ठीक है, ग्रीन कलर में जो आपको अभी दिख रहे थे वो ऐसे देश हैं, ना तो वो नाटो वो उसके साथ थे अमेरिका के साथ, और ना ही सोवियत संघ के साथ। उन्होंने कहा कि हम दोनों गुटों से अलग रहेंगे। ठीक है, तो आगे चल के जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो उन्हीं देशों ने चलाया था कि हमें किसी गुट के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, अपनी आज़ाद और स्वतंत्र नीति अपना सकते हैं। ठीक है, तो उससे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो नाटो तो समझ गए। नाटो का उद्देश्य क्या था? कि पश्चिमी यूरोप में साम्यवाद पर रोक, कि पश्चिमी जो पश्चिम का क्षेत्र है वो किसके कब्जा में था? अमेरिका के कब्जा में था। पश्चिमी जो यूरोप था वो अमेरिका के कब्जा में था। तो नाटो की स्थापना अमेरिका ने इसीलिए करी थी ताकि जो पश्चिम यूरोप में कहीं ऐसा ना हो साम्यवादी लोग आ जाएं, साम्यवाद फैल जाए, मतलब सोवियत संघ कब्जा ना कर ले, इसलिए उसने नाटो की स्थापना कर ली ताकि ये इकट्ठे रहें सब। ठीक है, रोक लगाने के लिए, साम्यवाद की रोक लगाने के लिए। साम्यवाद का मतलब अमेरिका की व्यवस्था पूंजीवाद वाली थी, है ना, और साम्यवाद किसकी व्यवस्था थी? साम्यवादी व्यवस्था होती है सोवियत संघ की। ठीक है, तो ये बात क्लियर होती जानी चाहिए, मतलब आपके दिमाग के अंदर तक जानी चाहिए। अगर आगे चल के कहीं जिक्र आए, कहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि जो साम्यवादी व्यवस्था किसकी थी? सोवियत संघ की थी, है ना। पूंजीवाद का समर्थक कौन सा देश था? तो अमेरिका। ठीक है, उसके बाद है चौथा पॉइंट, कारण इसका ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, 12 मार्च 1947 को अमेरिका राष्ट्रपति ने घोषणा करी। क्या घोषणा करी? साम्यवाद के प्रसार पर रोक लगाने की। रोक लगाने के लिए उसने क्या काम करो पता है? यूनान और ईरान और तुर्की आदि देशों को आर्थिक सहायता दी, आर्थिक मदद दे दी, रुपया पैसा जो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी वो चीज़ें पहुंचा दी, ताकि वो अमेरिका के साथ हमेशा हमेशा के लिए डटा रहे, लगा रहे, है ना, अमेरिका छोड़ करके ना जाए। तो आई होप आपको ये सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके हमें बताइए ज़रूर से, और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही उस घंटे वाले आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिल्कुल टाइम पर। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।